भारत देश में पति को परमेश्वर कहा जाता है, और कहा ही नहीं जाता, उन्हें परमेश्वर की तरह रखा भी जाता है। अपने पतियों को सब कुछ हाथ में देना, उनकी सेवा करना, उन्हें सर आंखों पर बिठाना। अगर आप ये सब करती हैं तो आप एक पतिव्रता स्त्री हैं। लेकिन पत्नीव्रता पतियों का क्या? उनके लिए कोई नियम नहीं। क्या पत्नियां घर की लक्ष्मी नहीं होती? पर क्या करें, अगर कोई मर्द अपनी माँ का, अपनी पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाता भी है तो ये समाज सबसे पहले तो उस पर ही हंसता है। अब हमारे प्रेम को ही देख लीजिए। प्रेम की माँ का देहांत काफ़ी पहले ही हो चुका था। अब घर में वो और उसके पापा ही थे बस। इसलिए उसे घर के ज़्यादातर काम करने आते थे, जैसे बर्तन धो लेना, चद्दर बिछा देना, सब्जी काट लेना, दाल चावल बना लेना जैसे काम तो वो खुद ही कर लेता था। अब उसके पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो उसके पापा ने उसकी शादी इशिका से करवा दी। तुम एक काम करो, ये सब गहने कपड़े उतार कर रात के कपड़े पहन लो। तुम भी थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ बनाकर भी ले आऊँ? आपको खाना बनाना आता है? ऐसे ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर दाल चावल, सैंडविच, मैगी ऐसा सब बना लेता हूँ मैं। अरे वाह, मैंने तो आज तक मेरे पापा को खुद से पानी लेते भी नहीं देखा। माँ के जाने के बाद पापा का ख्याल मुझे ही रखना होता है, इसलिए ये सब धीरे धीरे आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूध के साथ कुछ और लोगी मैडम? नहीं, बस दूध ही। प्रेम एक सुलझा हुआ इंसान था, जो बाकी लड़कों की तरह ये काम पत्नी का है, ये काम पति का, ऐसी सारी पुरानी चीज़ों में यकीन नहीं करता था। उसके दोस्त और आसपास के लोग इस चीज़ के लिए उसका मजाक बनाते रहते थे। नमस्ते भाभी, प्रेम कहाँ है? जी वो ऊपर है, आप लोग ऊपर जाइए, उनसे मिल लीजिए। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ भाई, चल देखते हैं नए नए पतिदेव क्या कर रहे हैं। प्रेम के दोस्त किशोर और रवि उससे मिलने जैसे ही ऊपर जाते हैं तो प्रेम बिस्तर की चद्दर बदल रहा था। ये देखकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे क्या हो गया? तुम दोनों ने कोई जोकर देख लिया जो इतना हंस रहे हो? तू किसी जोकर से कम है क्या भाई? मैंने क्या किया है साहब? अरे तेरी शादी हो गई है, अब क्यों ये सब काम कर रहा है? अब तो बैठ के हुक्म चला, हुक्म। नहीं तो क्या, ये सब क्यों कर रहा है? अरे खुद करेगी तेरी बीवी, तुझे तो अब पानी का गिलास भी हाथ में मांगना चाहिए। हम किसी बाबा आदम के ज़माने में नहीं रहते, समझे? आजकल ये सब कहीं नहीं होता भाई। आजकल पति पत्नी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और इशिका भी पूरा दिन काम करती है, वो भी तो थक जाती होगी। मैंने थोड़ी सी मदद करती तो क्या हो गया इसमें? इसको कुछ नहीं हो सकता, ये वैसा का वैसे ही रहेगा। ये सब करेगा ना तो बीवी का नौकर बन के रह जाएगा, समझा? अभी से उसे अपने कंट्रोल में रख, सारे काम उससे करवा। अरे क्यों कर रहा है पगले? क्यों? घर सिर्फ उसका है, मेरा नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अपने घर का काम करने में मैं नौकर बन जाऊंगा? अरे छोड़, ये पूरी जिंदगी ना नौकरी बना रहेगा। हाँ, हम तो ये सब बिल्कुल ना करें। रवि, किशोर और प्रेम की बातें बाहर खड़ी इशिका सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पति के दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। लाओ मैं सब्जी काट देता हूँ, तब तक तुम दाल बना लो। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। आप जाकर आराम कर लीजिए। अरे पर मैं फ्री ही तो हूँ, लाओ ना, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। नहीं, मैं कर लूँगी। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, आप मेरी मदद करते हैं इसलिए सब आपका मजाक बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने मेरे दोस्तों की बात सुन ली थी क्या? आप काम मत करवाया कीजिए ना, कोई आपसे कुछ कहे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी मदद करने में, घर का काम करने में, तो तुम बाहर वालों की बातें क्यों सुनती हो? पर कुछ नहीं, ये हम दोनों का घर है, हम दोनों की जिम्मेदारी है इसे संभालना। इसलिए किसी की भी बातों को दिल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? लाओ, अब मैं सब्ज़ी काट देता हूँ। प्रेम सब्ज़ी काट ही रहा था, तभी पड़ोस की रेवती उनके घर आती है। अरे इशिका, 2 टमाटर मिलेंगे, मेरे घर पर ख़त्म हो गए हैं।
हाँ हाँ, अभी लाती हूँ मैं। अरे तुम रुको, मैं अभी लाता हूँ। वाह, तुमने तो अच्छा खासा अपने पति को ट्रेन कर रखा है। मेरे पति तो कभी ना करे ये औरतों वाले काम। उन्हें तो भाई अपनी मर्दानगी बहुत प्यारी है। अब प्रेम भैया पता नहीं क्यों ये सब घरेलू काम करते रहते हैं। उन्हें पसंद है घर में मेरा हाथ बटाना और कुछ नहीं। और इसमें मर्दों वाली बात कहाँ से आ गई? असली मर्द ना ये सब काम बिल्कुल नहीं करते। वो घर के बादशाह होते हैं जो अपना रुतबा कायम रखते हैं। प्रेम भैया ऐसे काम करेंगे घर की तो कौन उसकी इज्जत करेगा? हाँ, ये लीजिए आपके टमाटर। अब हाँ, चलती हूँ मैं। आप काटिए अपनी सब्जी, आपको सूट करता है। हाँ भैया। क्या बोल रही थी ये? छोड़ो उसे। मैं कल से ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। शायद कल मुझे थोड़ा सा आने में देरी हो जाए। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, आराम से अपना काम करना। तुम्हारे होते मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, सच में। इशिका ने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अब घर ऑफिस का काम दोनों संभाल रही थी वो, पर उसे कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि प्रेम उसके साथ था जो उसकी पूरी मदद कर देता था। लेकिन आसपास के लोग उसका काफ़ी मजाक बनाने लगे थे कि वो मर्दों की तरह नहीं बल्कि औरतों की तरह घर के काम करता है। इशिका, सुना है तुम्हारा पति अच्छा घर संभालता है? तूने ठीक से तो देखा है ना? वो बाहर का काम भी करता है या बस उसे घर का काम करने में ही दिलचस्पी है? और मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तुम्हें नौकरानी की तरह रखता है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब तुमसे करवाता है। ये बात सच है क्या? हाँ, तो ये लड़कियों के काम है, पति से थोड़ी ना ये सब करवाएंगे। वो तो कमाने के लिए होते हैं बस। अच्छा, तो तुम क्यों ऑफिस आती हो फिर? ना वो तुम्हें पैसे देता है, ना वो तुम्हें रानी की तरह रखता है, ना ही वो तुम्हारी कुछ मदद करता है ना? अरे सबके पति ऐसे ही होते हैं, समझी? सब ऐसे नहीं होते। एक काम करना, कल मेरे घर दावत पे आ जाना, ठीक है? फिर मेरे पति को समझा भी देना कि ये बात सही नहीं है कि वो घर का काम करे। ठीक है। और सुनो, अपने पति को भी लेकर आना। इशिका ने दूसरे दिन अपने घर दावत रखी थी जिसमें उसने निर्मला और उसके पति अर्जुन को, अपनी पड़ोसन और उसके पति आकाश को और प्रेम के दोस्तों को भी घर पर बुलाया। आप सब यहाँ आइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, आओ। ये देखो, फिर से घर के काम करने लगा। हेलो, क्या 10 दिन नहीं आओगी तुम? क्या 1 महीना? अरे क्या हुआ? अरे मेरी बाई कल से 1 महीने तक नहीं आने वाली। और हमारी 10 दिनों तक। हाँ, मेरी बाई ने भी कहा है कि वो भी नहीं आएगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगे। आप मर्द होकर घर का काम करेंगे? और नहीं तो क्या, अरे खुद कर लेगी ये औरतें, हमें घर से क्या लेना देना। आप दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप दोनों घर में ही नहीं रहते। आपने पत्नियों को रानी बनाकर रखने का वादा किया है ना या फिर नौकरानी। वो दिन भर आपकी, आपके परिवार की सेवा करे, अपनी करियर को भी देखे और उसके बाद आपका हुक्म भी माने। अरे भाई, ये हमारी पत्नियां हैं, हमारी गुलाम नहीं। पति परमेश्वर है तो पत्नी भी घर की लक्ष्मी होती है। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं घर के काम करता हूँ। इशिका मेरी अर्धांगिनी है, उसके सुख दुख में उसका साथ देना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं हाउस हस्बैंड हूँ। अब शायद तुम दोनों को समझ में आ गया होगा कि मैं कितनी लकी हूँ। मैंने ही तुम्हारी नौकरानियों को फ़ोन करके ये सब कहने को कहा था ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं प्रेम को पाकर कितनी खुश नसीब हूँ। सच में तुम बहुत लकी हो इशिका। हम तुम्हारा मजाक बनाते थे क्योंकि हम तुमसे जलते थे कि हमें ऐसे पति क्यों नहीं मिले। प्रेम की बातें सुनकर वहाँ हर किसी का दिल पिघल गया। रेवती और निर्मला के पति तो सुधर ही गए, लेकिन किशोर और रवि भी अपने होने वाली पत्नियों को प्रेम की तरह ही ट्रीट करने लगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पति परमेश्वर है या फिर हाउस हस्बैंड? मम्मी, उस कोने में भी झाड़ू मारो, वहाँ झाले लगे हैं। तू डस्टिंग ठीक से कर,
पूरे घर में धूल मिट्टी जमा है। हाँ हाँ बिल्कुल कर रही हूँ। ये सास बहू की जोड़ी बाकी सबसे बहुत अलग है, जो घर के काम आधे आधे बांटकर खुशी से सब करती हैं। इसी तरह सुबह से शाम होती है और आर्यन नशे में झूमता और खुशी से चहकता घर आता है, जिस पर सास बहू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। चेहरे की खुशी और लड़खड़ाते कदम साफ बता रहे हैं कि ऑफिस नहीं, पार्टी से वापस आ रहे हो। मेरे प्यारी पत्नी सब कुछ कितने अच्छे से समझ जाती है। चलो अब जल्दी जल्दी मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अरे जिनके साथ पी कर आया है वही खाना भी खा लेता, उसके लिए मेरे घर आने की क्या जरूरत थी। मम्मी अभी कुछ भी बोलना बेकार है, सुबह बात करते हैं। बहू के बोलने पर सास चुप हो जाती है और आर्यन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही आर्यन उठकर कमरे से बाहर निकलता है तो माँ और बीवी बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। राजा जी की नींद खुल गई, कुछ चाहिए आपको? चाय, नाश्ता या फिर दारू? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं रोज ड्रिंक करता हूँ। ना ना, बस हफ्ते में 7 दिन ही तो पीता है मेरा राजकुमार। मम्मी अब आप भी इसके साथ मिलकर अपने ही बेटे को सुनाओगी? और मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? सब लोग पीते हैं, मैं कोई अलग तो नहीं हूँ। लोग कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे क्या? मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ी भी परिवार, जिम्मेदारी जैसी चीज बची है या नहीं? या बस रोज गलती करके अगले दिन सफाई देने की आदत पड़ गई है? सफाई? अरे बहू, हमें आज सफाई करनी है। नहीं मम्मी, आज हमें नहीं, आर्यन को सफाई करनी है। घर के साथ गार्डन भी साफ करना। सफाई का नाम सुनते ही आर्यन के पसीने छूट जाते हैं और वो घर से निकलने के बहाने बनाने लगता है, लेकिन अनन्या सब कोशिश फेल कर देती है और आखिर में आर्यन को सफाई करनी पड़ती है, जिससे परेशान होकर अगले दिन वो अनन्या और माँ को पता लगने से पहले ही घर से बाहर निकल जाता है। आर्यन कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। सुबह मेरे उठने से पहले ही चले गए। सास अपने बेटे को फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाता। दिन बीतता है जिसमें अनन्या जाने कितनी बार पति को फोन करती है, लेकिन वो एक बार भी फोन नहीं उठाता। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें आर्यन सबके सोने के बाद घर वापस आता और उनके उठने से पहले ही बाहर निकल जाता। बहुत दिनों के बाद एक दिन आर्यन शाम जल्दी घर वापस आता है। क्या बात है, आजकल सास बहू की जोड़ी मुझे एक ताना भी नहीं सुनाती। क्योंकि हमें पता है कि गधे को कितना भी ज्ञान दो, करनी उसे फिर भी गधा मजदूरी ही है ना। अब गधा बोलो या मजदूर, सच यही है कि मेरी लाइफ आप दोनों से बहुत अच्छी है और आप दोनों को लाइफ और एंजॉयमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कहकर आर्यन तैयार होकर एक बार फिर पार्टी के लिए चला जाता है। इस सब से परेशान होकर अब अनन्या भी उसे रोकना, टोकना या कुछ भी बोलना बंद कर देती है, जिसे अपनी जीत समझ आर्यन अब घर में दिखने लगता है। एक दोपहर आर्यन घर में बैठा टीवी देख रहा होता है, तभी अनन्या वहां आती है। सुनो, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, जब तक वापस ना आऊँ घर में मम्मी के साथ ही रहना। अरे वो 2 साल की छोटी बच्ची है क्या जिन्हें साथ की जरूरत है? मुझे बहस नहीं करनी, प्लीज मेरे वापस आने तक घर में ही रहना और मम्मी को किसी चीज की जरूरत हो तो मदद कर देना। ये कहकर अनन्या मार्केट चली जाती है और सास रसोई में त्योहारों की तैयारी के लिए मठरी, नमक पारे बना रही होती है, जिसके कुछ देर बाद आर्यन के दोस्तों का फोन आता है और वो माँ को आवाज लगाकर उनके साथ पार्टी करने चला जाता है। इस निकम्मे का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अब सास गैस पर तेल से भरी कढ़ाई रखती है कि पड़ोस से उनकी दोस्त घर आती है, जिस पर सास रसोई से निकल घर के गेट पर आती है। दोनों वहीं खड़ी होकर बातें करने लगती है, जिस बीच सास रसोई में रखे तेल के बारे में भूल जाती है। 1 घंटा बीत जाता है और अनन्या शॉपिंग से घर वापस आती है। मम्मी, आंटी, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? घर में बैठकर बातें कर लो ना। उन दोनों को लेकर जैसे ही अनन्या घर के अंदर आती है तो उसे वहां अजीब सी बदबू आती है। जैसे ही वो रसोई की तरफ जाती है तो वहां आग लगी देखकर घबराकर चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर सास और उसकी दोस्त भी वहां आती है। अरे ये आग कैसे लग गई?
आंटी आप प्लीज फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। मम्मी घर के सब खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। अब अनन्या पानी की बाल्टी भर आग बुझाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच जाती है। घंटों तक इतनी भागम भाग और आखिरकार आग बुझने के बाद सब शांत होकर एक जगह बैठते हैं। चलो कम से कम टाइम पर पता चल गया, नहीं तो घर में कितना नुकसान हो जाता। मम्मी आप रसोई में कुछ काम कर रही थी क्या? नहीं तो। वैसे आर्यन कहाँ है? मुझे नहीं पता बेटा। सास के जवाब पर अब अनन्या पति का इंतजार करने लगती है, जो एक बार फिर ड्रिंक करके रात को घर वापस आता है, जिसे देख पहले से गुस्से में लाल अनन्या इस बार उसे छोड़ने की जगह ठंडे पानी से भरी बाल्टी लाकर पति पर डाल देती है। होश आ गया या एक बाल्टी और लेकर आओ? कहाँ गए थे? अरे यार, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? खुद तो अपनी लाइफ बोरिंग बनाई हुई है और मुझे भी एंजॉय नहीं करने देती। तुम्हारा वही हाल है कि घर में आग लग गई और बाबूलाल पड़ोसी की शादी में मस्त है। जब मैंने बोला था कि मम्मी को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना, फिर बाहर क्यों गए? मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? पति पत्नी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक गुस्से में चिल्लाने के बाद पति के हाल देख आखिर में अनन्या बहस छोड़ सोने चली जाती है। अगली सुबह परिवार एक जगह इकट्ठा होकर बैठता है। अरे अनन्या, ये रसोई को क्या हुआ? सब इतना जल कैसे गया? मम्मी, कल तुम्हारे सामने, बल्कि तुम्हारी वजह से ही आग लगी और अब ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। जब खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं जानते तो उनसे इस तरह बात करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। मम्मी को अल्जाइमर है, मतलब भूलने की बीमारी, इसलिए मैंने तुम्हें घर में उनके साथ रहने के लिए कहा था, पर तुम तो ये एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए। क्या? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? कैसे बताती? तुम्हें परिवार के लिए फुर्सत मिलती भी है जो कोई ढंग से दो बात भी कर पाए? बीवी की बात सुन आर्यन को अपनी हरकत और बात पर पछतावा होने लगता है, जिसके बाद से वो अपनी लापरवाही छोड़कर परिवार के साथ प्यार से रहने लगता है। सजना है मुझे बस अपने लिए, सजना है मुझे बस अपने लिए। प्रीति शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी कि तभी उसका पति ऋत्विक ऑफिस से थका हुआ घर आता है और प्रीति को आवाज देता है। प्रीति, कहाँ हो? घर आ गया हूँ, एक गिलास पानी लेकर आना। ऋत्विक की आवाज सुनकर प्रीति जल्दी से एक गिलास पानी लेकर जाती है। प्रीति को इतना सजा धजा देखकर ऋत्विक प्रीति से पूछता है, आज इतनी सजी धजी क्यों हो? देखो, अगर तुम्हारा बाहर डिनर करने का मूड है ना तो पहले ही बता दे रहा हूँ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऋत्विक, तुम आज का दिन भूल गए? तुम्हें नहीं याद कि मैं आज इतनी तैयार क्यों हुई हूँ और आज क्या है? अरे यार, आज ऐसा क्या है जो ये इतनी तैयार हुई है? क्या भूल रहा हूँ मैं? आज ना तो मेरा बर्थडे है ना इसका, फिर क्या है आज जो मैं भूल रहा हूँ? तुम भूल गए ना कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। शादी से पहले तो तुम्हें फर्स्ट वीक एनिवर्सरी भी याद रहती थी, और शादी होने के बाद कितने बदल गए हो तुम। तुम्हें हमारी शादी की पहली सालगिरह भी नहीं याद। इस तरह से प्रीति नाराज होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब काम ज्यादा होने की वजह से ऋत्विक प्रीति को टाइम नहीं दे पाता। ऐसे ही एक दिन ऋत्विक ऑफिस से आता है कि तभी उसकी माँ अर्चना ऋत्विक को अपने पास बुला लेती है। कुछ समय ऋत्विक अपनी माँ से बात करने लगता है। ये देखकर प्रीति एक बार फिर से नाराज हो जाती है। जब ऋत्विक कमरे में जाता है तो प्रीति से कहता है, क्या हुआ प्रीति, आज तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अरे यार, बताओ भी दो ना क्या हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं है। शादी से पहले तो तुम्हें मुझसे हर दिन मिलना होता था, पर शादी होने के बाद एक ही घर में रहने के बावजूद भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। प्रीति, पहले का समय कुछ और था, अब समय कुछ और है, और वैसे भी अभी ऑफिस में काम भी बहुत रहता है, इसी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। ओहो, मैंने टाइम मांगा तो डायलॉग बाजी। माँ ने एक बार बुलाया तो माँ के पास 2 घंटे बैठकर उनसे दिल भरकर बातें की,
ऑफिस जाओ तो माँ से मिलकर आओ, तो शाम को माँ से मिलो, और थोड़ा टाइम बचे तो दोस्तों में गंवा दो, और फिर भी मेरे लिए थोड़ा समय मिल जाता है तो तुम्हारे रिश्तेदार आ टपकते हैं। शादी के बाद कितना एडजस्ट कर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ, पर तुम्हें देखो, शादी के बाद तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। इस तरह से एक बार फिर प्रीति का भजन शुरू हो जाता है और ये देखकर हर बार की तरह ऋत्विक चुपचाप बिना किसी बातों का जवाब दिए सो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऋत्विक के दोस्त घर आते हैं। ऋत्विक अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर प्रीति किचन में खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद ऋत्विक किचन में आता है और प्रीति से कहता है, प्रीति, काफ़ी दिनों से मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर नहीं गया। मैंने और मेरे दोस्तों ने इस बार मुंबई जाने का प्लान बनाया है, तो मैं जाऊं? ठीक है, जाओ तो मुंबई। मुझे पता था तुम मुझे कहीं कभी भी जाने से रोक नहीं सकती। क्या करूंगी रोक कर? कौन सा तुम मेरे रोकने से रुक जाओगी? शादी से पहले कहीं पर भी घूमने का प्लान बनता था तो वो मेरे साथ होता था, पर अब शादी के बाद दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका नहीं छोड़ते तुम। जाओ, घूमने जाओ ना तुम। मुझसे तो इसीलिए शादी की थी ताकि मैं नौकरानी की तरह रसोई में खाना बनाती रहूं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। प्रीति, जब से शादी हुई है तब से मैं कहाँ किसी के साथ घूमने गया? इतने दिनों बाद दोस्तों के साथ एक प्लान बना है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अगर तुम्हें दोस्तों की इतनी ही चिंता है, अपने दोस्तों से इतना ही प्यार है, तो उनसे ही शादी करनी थी ना, मुझसे शादी क्यों करी? सच बताना, जब से शादी हुई है तब से तुम कभी दोस्तों के साथ बाहर नहीं गए? तुम्हें तो अब मैं सुंदर नहीं लगती, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल है मेरा। इस तरह से एक बार फिर प्रीति नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर देता है। समय के साथ अब ऋत्विक के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, तो वहीं प्रीति की शिकायतें भी। ऐसे ही एक दिन ऋत्विक घर में ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी प्रीति तैयार होकर ऋत्विक के पास जाती है और कहती है, ऋत्विक, आज तुम घर में हो ना? हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों आज क्लब जाएं। बहुत दिन हो गए। शादी से पहले कैसे तुम मुझे हर हफ्ते क्लब लेकर जाया करती थी। प्रीति, हम एक इज्जतदार घर से हैं और हमारे घर की बहू घर से बाहर नहीं निकलती, और तुम्हें क्लब जाना है? अरे कोई ज़रूरत नहीं है क्लब जाने की। चुपचाप से घर में बैठी रहो और घर का काम करो। और एक बात, अब शादी हो चुकी है, तुम इस घर की बहू हो, तो तुम जितनी जल्दी बहू होने के तौर तरीके सीख लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऋत्विक की ऐसी बातें सुनकर प्रीति के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और प्रीति अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, शादी से पहले सब कुछ कितना अच्छा था। मैं कहीं भी आ जा सकती थी, कैसे भी कपड़े पहन सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, कोई रोकने बोलने वाला नहीं था। पर शादी होने के बाद सिर्फ साड़ी पहनना है। घर से कहीं बाहर भी जाना हो तो सास और पति से पूछ कर जाना पड़ता है। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। काश मैंने इस ऋत्विक के बच्चे से शादी ही ना की होती। आज ऋत्विक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रीति के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। इसलिए अब प्रीति ऋत्विक से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन ऋत्विक बड़ा परेशान होता है। उसे परेशान देखकर प्रीति कहती है, क्या हुआ ऋत्विक, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो? तुम नहीं समझोगी। तुमने तो अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां भी नहीं उठाई है। हमेशा तुम्हें मुझसे शिकायत ही रहती है। अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो कौन सा तुम मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दोगी? आपकी पत्नी हूँ मैं, आपसे लड़ने झगड़ने का हक है मेरा। मैं ना समझ नहीं हूँ। और वैसे भी शादी के बाद अकेले सिर्फ आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने भी किया है। अगर शादी के बाद आपके दोस्त छूटे हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी आई हैं, तो मैंने भी अपना परिवार दोस्त छोड़े हैं। आपके साथ मेरे भी कंधों पर मेरे ससुराल वालों की जिम्मेदारियां आई हैं। लव मैरिज होने के बावजूद भी मैंने एक संस्कारी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। मुझे माफ़ करना प्रीति, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने सेविंग के सारे पैसे कंपनी में लगाए थे, पर वो कंपनी डूब गई है और अब मेरे पैसे भी। अगर मैंने कंपनी बंद होने से पहले अपने पैसे नहीं निकलवाए तो हम रोड पर आ जाएंगे। जब ऋत्विक प्रीति को सारी बात बताता है और प्रीति ऋत्विक का साथ देती है, तो दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकालते हैं।
और आखिरकार बहुत जल्द ऋत्विक को उसके पैसे मिल जाते हैं। जब ऋत्विक को उसके फंसे हुए पैसे मिलते हैं तो ऋत्विक प्रीति से कहता है, प्रीति, ये देखो, मुझे मेरे पैसे मिल गए। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अब बताओ तुम कहाँ जाना है तुम्हें? मुंबई, गोवा, स्विट्जरलैंड या ताइवान? अभी कुछ दिन पहले जब तुम्हारे पैसे उस कंपनी में फंसे थे तब कैसे चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहे थे। अब जैसे ही पैसे हाथ में आए उन्हें उड़ाने की सोचने लगे। अरे इन पैसों की सेविंग करो, आने वाले समय में हमारे काम आएंगे। और वैसे भी इंसान सेविंग इसीलिए तो करता है ताकि आने वाले समय में वो पैसे काम आ सके, न कि वो फालतू में उड़ा सके। जो प्रीति हर समय ऋत्विक से पैसे खर्च करवाने की सोचा करती थी, आज वही प्रीति शादी के बाद पैसे बचाने की बात कर रही थी। प्रीति में इतना बदलाव देखकर ऋत्विक को बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं शादी के बाद भी ऋत्विक का वही पहले जैसा प्यार देखकर प्रीति को भी अच्छा लगता है और इस तरह से दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते एक साथ प्यार से रहते हैं। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब। एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? अब 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तो अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहाँ से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा? और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी। स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूं, जरा ला कर तो देना। हाँ हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ।
रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई। जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी? संध्या तू? पिताजी आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया, मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूँ। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तू फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है।